हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आप सभी लोगों का स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, यस स्टूडेंट्स, आज हम अगेन जीएसएससी जेईई 2022 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। और ऑब्वियसली जनरल इंजीनियरिंग आपको जैसे कि दिख रहा है बोर्ड पर भी, जनरल इंजीनियरिंग में जो सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है उस पर ही फोकस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, कोर टॉपिक जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग के लिए है स्पेशली, उसके लिए भी एक कारीगर साबित होगा। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी आज क्वेश्चन हम टारगेट करेंगे, जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। जनरल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जनरल इंजीनियरिंग वाले टॉपिक के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो आप कोर टॉपिक पढ़ोगे, स्पेशली जो सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच के विद्यार्थी जो पढ़ेंगे, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने आज थोड़ा सा लो से मॉडरेट लेवल पे ले गया हूँ, तो वो आपका जनरल इंजीनियरिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वहाँ पर दोनों के लिए मतलब कि कुल मिला के सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से आपको फ़ायदा करेगा। ठीक, जनरल इंजीनियरिंग के लिए तो भैया जो आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों के लिए है, लेकिन सिविल के लिए तो वहाँ पर भी मदद करेगा ये कोर वाले टॉपिक में भी। ठीक है, चलिए साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा आपको ये बता दें, और ये बताना बहुत ज़रूरी भी है कि आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं और ये लोग जानते नहीं भी हैं। और वो बात यह है कि आपके लिए जो स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, प्योरली इन द सेंस है, ये जो सेशन है ये तो खैर आपका सीएसएससी जेईई के जो अभी आपका जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों के लिए होता है। लेकिन जो प्योरली सिविल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, वो डिप्लोमा हो या डिग्री स्टूडेंट हो, आप सभी लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल जो है बनाया गया है डियर स्टूडेंट, और सेपरेट क्लासेज इसमें सिविल इंजीनियरिंग की होंगी, और चैनल का नेम है सिविल इंजीनियरिंग जेईई एंड एईई। और सबसे प्राइम जो आपका मोटिव हो जाता है यहाँ पर कि अगर आप स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग जेईई एंड एईई के स्पेशल क्लास देखना चाहते हैं, एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक स्पेशल प्लानिंग के साथ, तो आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब ही करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, आपके भाई बहन जो भी हैं, आप सभी लोगों को ये चैनल जो है शेयर करना है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, इस चैनल में एक रणनीति के तौर पर, एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ आपकी तैयारी किया जा रहा है। अभी नाउ अ डे हमने एसएससी जेईई को फोकस किया हुआ है, लेकिन फोकस का मतलब ऐसे नहीं कि बस स्ट्रैटेजी चिल्लाते रहे और कुछ है ही नहीं। प्रॉपर तरीके से पहले ही प्लानिंग हो चुकी कि हाँ ये सब्जेक्ट इस सर ने पढ़ाना है, ये सब्जेक्ट ये सर पढ़ाएंगे, कब तक ये खत्म होगा, कब पैरेलली 2 से 3 सब्जेक्ट चलेंगे, और कब इसमें आपके मेंस वाला जो एग्जाम होता है एसएससी जेईई का, उसके लिए तैयारी किया जाएगा, या कब इसमें प्रैक्टिस क्लास किया जाएगा, किस समय पे किया जाएगा, सब प्लानिंग पहले ही हो चुकी है। तो ऐसा बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं कहीं से भी। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो चुकी हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। एक चीज़, सिविल इंजीनियरिंग जेईई एंड एईई, इस चैनल पर आप जो है सेपरेट क्लास देखोगे, सिविल इंजीनियरिंग जेईई एंड एईई, ये हमारा चैनल का नेम है। और चैनल का लिंक, लोगो सब आपको दिख रहा है, लिंक भी, ठीक है ना, उस पर आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग जेईई एंड एईई हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, सेपरेटली सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें आपको सभी इंफॉर्मेशन क्लासेस की दिखती रहेगी। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों का समय की कीमत को समझते हुए जीएसएससी जेईई की तैयारी को शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशन इज नोन एज, बताइएगा। द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशन इज नोन एज जीरो डिक्लिनेशन। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम पढ़ते थे कि ये तुम्हारे पास ट्रू नॉर्थ होता था, और ये होता था ट्रू साउथ, और ये होता था पूर्व दिशा ईस्ट, और ये होता था पश्चिम दिशा। अगर ये जो मैग्नेटिक नीडल है, अगर ये कुछ आपकी डिक्लाइन होती है इधर ईस्ट की तरफ, इस तरह से मैग्नेटिक नीडल, तो ये जिस एंगल से डिक्लाइन होगी, डिफ्लेक्ट होगी, इसको बोलते थे डिक्लिनेशन इन ईस्ट साइड, मतलब कि ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन। और यही जो नया रेफरेंस कहलाएगा, यही कहलाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ, और यहां पर हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ। ऐसा ही सेम आपके देखा होगा कि जब ये डिक्लाइन इधर की साइड हो जाए, मतलब कि वेस्टवर्ड साइड हो जाए, तो इसको बोलते थे वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन। ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो जाएगा, ये ट्रू नॉर्थ, ऑब्वियसली, है कि नहीं। तो यही कहानी है एक्चुअली में।
अब ये बोल क्या रहा है, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशन, मतलब कि एक लाइन आपकी पास करे, ऐसा कोई लाइन पास करे, मान लेते हैं कि एग्जांपल के एक लाइन ऐसा कोई पास करे, इस पॉइंट के इस लाइन के हर एक पॉइंट पर आपको क्या इंडिकेट कर रहा होगा कि डिक्लिनेशन की वैल्यू जीरो है। उसी को क्या बोला जाता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं आपके लिए, आप भी क्या याद रखोगे। आइसोगोनिक लाइन आर द लाइन ऑन द अर्थ सरफेस along which the declination has the same constant value and line along which the declination is zero, this is the agonic line। यहां पर दो कॉन्सेप्ट हमेशा जीवन में याद रखेगा। पहला डेफिनेशन है क्या, अगर आइसोगोनिक लाइन पूछा जाए, आइसोगोनिक अलग है और एगोनिक लाइन अलग है। आइसो बोला जाए तो इसका मतलब सेम आपका डिक्लिनेशन, सेम डिक्लिनेशन, क्या बोला, सेम डिक्लिनेशन। और अगोनिक बोला जाए तो एगोनिक का मतलब है जीरो डिक्लिनेशन, जीरो डिक्लिनेशन वाली लाइन। अरे भैया दो लाइन मैंने खींच ली, एक लाइन ये खींच ली और एक लाइन खींच ली, इस लाइन के हर एक पॉइंट पर ऐसा 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 हर एक पॉइंट पर अगर मैं कहूं डिक्लिनेशन सेम है, डिक्लिनेशन की वैल्यू सेम है, तो ये कौन सा लाइन हो गया, ये हो गया आइसोगोनिक लाइन। एक इलीगल तरीका भी बताऊंगा समझाने का भी। और मैं कहूं एक लाइन है जिसके हर एक पॉइंट पर कहेगा जाएगा कि सारा का सारा डिफ्लेक्शन का जो आपका डिक्लिनेशन है वो है जीरो, तो आप कहेंगे कि ये होगा सर एगोनिक लाइन। अब यहां पर कंफ्यूजन रहता है एग्जाम में, पढ़ तो अभी आपने लिया है, कुछ देर के लिए याद भी रहेगा, लेकिन एग्जाम में हम भूल जाएंगे इस चीज को, ये सच है। तो इसके लिए एक इलीगल तरीका मैं आपको हमेशा समझाता हूं। वो इलीगल तरीका क्या है, वो इलीगल तरीका ये है, क्या क्या है कि आपको यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एस केवल इसमें है, एस फॉर आइसोगोनिक, इस तरह से याद रख सकते हैं। आइसोगोनिक मतलब एस यहां पर है, यहां पर कतई एस नहीं है एगोनिक में। और यहां पर भी आप देखें सेम का मतलब है एस, एस फॉर सेम, एस फॉर आइसोगोनिक। ये बिल्कुल कहीं से मिलता जुलता कहीं नहीं है, ना कोई लीगली तरीका है, लेकिन एग्जाम में भाई करता क्या मरता क्या नहीं करता है, कुछ ना कुछ तरीके आपको एग्जाम के लिए याद रखने। तो आइसो में एस आ रहा है ना, तो सेम याद रखेगा, सेम डिक्लिनेशन। यहां पर जीरो ऐसे भी आ सकते हैं, ओ फॉर जीरो, इस तरह से लिंक कर सकते हैं, लेकिन एक लिंक हो जाएगा तो दूसरा अपने आप में ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर बोला गया था पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशन, तो जीरो शब्द है मतलब एगोनिक लाइन है। अब कभी जीवन में नहीं भूलोगे, एगोनिक लाइन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। आइसोनो मतलब सेम डिक्लिनेशन वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, बिल्कुल आगे चलते हैं। Which IS code is used for the classification of timber? Dear student, आप सभी लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था BMC, आप सबको याद होगा, तो टिम्बर को बहुत बढ़िया से पिक्चोरियल व्यू में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। वहां पर मैंने आपको सीजनिंग का ऑब्जेक्ट भी बताया कि सीजनिंग क्यों करते हैं, सीजनिंग क्यों किया जाता है और सीजनिंग कितने तरीके से हम करते हैं, ये सब बातें आपको बताई। तो यहीं पर आपने देखा कि ये जो कोड है जिसके बारे में आपसे सीजनिंग के बारे में जो बताता है वो है IS कोड 1141 1958। 1958 जो है वो रिवीजन का ईयर होता है कि इस साल में ये रिवीजन हुआ, कुछ नई चीजें इसमें जोड़ी गई, लेकिन एक्चुअल में कोड जो है वो ये है 1141 11/11/41। याद रखोगे, वेरी गुड, याद रखना है। आगे, विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। प्यारे विद्यार्थियों, सीमेंट के स्ट्रेंथबल के लिए, या आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट मतलब कि सीमेंट की स्ट्रेंथ के लिए कौन सा कंपोनेंट सबसे रिस्पॉन्सिबल है, बताओ कौन सा है, खुद बताओ यार, जल्दी से बताओ कौन सा है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत सिंपल है, सिलिका जो है, आप देखते होंगे कि सिलिका जो है सबसे, वैसे तो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में मतलब कि सीमेंट को बनाते हुए सबसे ज्यादा होता है लाइम, ये सब लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा जो होता है लाइम होता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो सिलिका का बहुत बड़ा रोल होता है, स्ट्रेंथ जो है सिलिका ही देगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। What treatment is adopted for the making timber fire resistance? फायर रेजिस्टेंस कहने का मतलब यह है, यहां पर फायर रेजिस्टेंस कहने का मीनिंग यह है डियर स्टूडेंट, इस बात को समझना और बहुत तरीके से समझना। फायर रेजिस्टेंस कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी टिम्बर को जल्दी से आग लगाने से कैसे आप बचा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि यार लकड़ी है, लकड़ी में आग तो लगनी है, ये सच है, ये तो सच है, लकड़ी है, टिम्बर में आग लगनी है, ये बात तो सच है कि नहीं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहां पर बोला गया है कि जब आप ट्रीटमेंट करते हैं,
ये तो सच है यार कि आप टिम्बर को कितना भी चाहें, लकड़ी तो लकड़ी है, आग तो लगनी है। लेकिन हाँ ये सच है कि कुछ सॉल्यूशन लगा के, कुछ ट्रीटमेंट करके उसकी रेजिस्टेंस थोड़ा फायर के लिए बढ़ा सकते हैं, मतलब कि आग लगने से जल्दी ना लगे आग। ऐसे ही कुछ काम किया जाता है। वो प्रोसेस जो है, इसका नाम भी रखना है आपको याद, इसको बोलते हैं सर एबल प्रोसेस। पूरा नाम जो इसका होता है ऐसे लिखा जाता है, सर एबल प्रोसेस। और इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारते भाई, कुछ छोटा मोटा जो है सॉल्यूशन लगा के टिम्बर पे उसमें डुबा के उसके बाद लाया जाता है टिम्बर को, तो थोड़ा सा फायर रेजिस्टेंस बढ़ जाती, खत्म। Which one of the following terms represent the torque that produce a twisting of 1 radian? That means what? ये कोई शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट आप समझते हैं, चक्की में तो देखा होगा आपने, शाफ्ट घूमती रहती है। इस शाफ्ट को आप ऐसे घुमा रहे, देखो ट्विस्टिंग का मतलब ऐसे along the direction, ये मतलब कि क्रॉस सेक्शनल, along the cross section, ऐसा ट्विस्टिंग। तो ये ट्विस्टिंग ही तो है, ये आप टॉर्क दे रहे हैं, टॉर्क टॉर्जनल मूवमेंट जिसको आप कहते हैं, टॉर्जनल मूवमेंट मतलब जिसको टी आपने दिया, न्यूटन मीटर में रखा जाता है। तो ये क्या है एक्चुअली में, आपको बोला गया है कि एक रेडियन का अगर ट्विस्टिंग दिया जाए पर यूनिट लेंथ पर, इसको बोला जाता है टॉर्जनल रिजिडिटी। प्यारे विद्यार्थी, इसको बोला जाता है टॉर्जनल रिजिडिटी, और ये होता है जीजे, टॉर्जनल रिजिडिटी। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो आप पढ़ते हैं, इसको कहा जाता है आपका EI, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को बोला जाता है EI। और जब आप पढ़ते हैं टॉर्जनल रिजिडिटी, जीजे होता है, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बीम टू डेवलप द बेंडिंग मूवमेंट, ओके। है ये आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं इस क्रम में। आप जानते हैं कि कैपिलरी राइज के लिए आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में जरूर पढ़ा होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक्चुअली में एक टर्म्स आता है कैपिलरी राइज और एक आता है कैपिलरी फॉल, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और वो खेल जो है एक्चुअली में सरफेस टेंशन से जुड़ा होता है, सरफेस टेंशन ऑन फ्लूइड। तो कैपिलरी राइज और फॉल का एक फॉर्मूला जो होता है कि वो राइज होगा, ये होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन गामा डी। यहां पर ये यूनिट वेट होता है फ्लूइड का, डी ये डायमीटर होता है उस पाइप में जिसमें राइज होता है, सिग्मा यहां पर सरफेस टेंशन होता था, यहां पर थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता था, और एच आपका राइज होता था। इवन फॉल के लिए भी सेम ही फॉर्मूला है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर आप देख पा रहे हैं ध्यान से, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर देखा जाए कोरिलेट किया जाए, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ पाइप। इसी बेस पर आप बोल सकते हैं कि H1 बाई H2 दिस इज इक्वल टू D2 बाई D1। क्या इस बेस पर आप कह सकते हैं क्या, इस फॉर्मूले के ही बेस पर H1 अपॉन H2 दिस इज इक्वल टू D2 बाई D1, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। अगर आपसे बोला जा रहा है इफ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल्ड, मान लेते हैं कि जब आपका H1 डेप्थ था, जब मतलब कि H1 डेप्थ आई आपकी, जब डायमीटर था D, समझो जरा ध्यान से, जब डायमीटर D था उस टाइम पर डेप्थ जो था वो था आपका H1, और जब आपने डेप्थ को किया डबल, मतलब कि डायमीटर को किया, उस पाइप का डायमीटर को किया डबल, तो H2 क्या होगा, H1 बाय H2 दिस इज इक्वल टू D2 की जगह आपका 2D रखा गया होगा, D1 की जगह आपका रखा होगा D। यहां से आप साफ साफ तौर पे देख रहे हैं कि कैंसिल आउट होके D से D कैंसिल आउट होके 2D हो जाएगा। अब यहां पर देखा जाए तो H1 बाय H2 इज इक्वल टू 2 है, तो H2 बाय H1 इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय 2। क्या उल्टा ना होगा, मतलब कि हाफ का फर्क पड़ रहा है। सीधे सीधे हम ये बोल सकते हैं कि H2 इज इक्वल टू H1 बाई 2। फाइनली हमने ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर डायमीटर पाइप का, जिससे वो राइज करता है वाटर लिक्विड, तो अगर डायमीटर मोटा होता है, ज्यादा डबल मतलब कि डबल होगा, तो भैया फॉल सीधे सीधे हाफ हो जाएगा। पहले जो था डायमीटर जाएगा तो वो फॉल सीधे हाफ हो जाएगा, डायमीटर कम तो राइज ज्यादा होगा। इस बात को ही समझ रहे हैं क्या? तो यही चीज है, व्हेन डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल देन कैपिलरी राइज विल बी हाफ, कैपिलरी राइज विल बी हाफ, आधा आधा हो जाएगा। कुछ रटना नहीं है, बस शब्द ये था, यहां पर याद करने का जो शब्द था वो ये था कि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बसरते होता तो आप काम कर लेते। छोटा सा कॉन्सेप्ट ही था, समझ गए बात को? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम इज अनस्टेबल एट ईयर स्ट्रेंथ। ध्यान रखिएगा,
जब हम स्टेबल की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब हम स्टेबल पिन ज्वाइंटेड फ्रेम की बात करते हैं तो यहां पर फॉर्मूला होता है m+r-2j। यहां पर m का मतलब होता है नंबर ऑफ मेंबर कितना है, r का मतलब सपोर्ट रिएक्शन कितना है, और j का मतलब होता है नंबर ऑफ ज्वाइंट। लेकिन जब हम बात करते हैं अनस्टेबल की, ध्यान से सुनो, यहीं से आप इसको लिख सकते हैं m+r = 2j है, तो ये स्टेबल कंडीशन है। अगर m+r ये तुम्हारा <2j है तो ये अनस्टेबल कंडीशन है, और आप साफ साफ तौर पे देख रहे हैं कि ए ऑप्शन हो जाएगा। और एक आपका रिडंडेंट स्ट्रक्चर होता है, रिडंडेंट वाली कंडीशन वो ये वाली है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेबल के लिए तो ये कंडीशन है, अनस्टेबल के लिए एक रिडंडेंट वाला कंडीशन आता है, वो तीसरा वाला है, सी वाला। तो अभी तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, चलेगा, ध्यान रखिएगा। द हैवीएस्ट आई सेक्शन फॉर द सेम डेप्थ, प्यारे विद्यार्थियों इन सभी में से आपको बताना है सबसे हैवीएस्ट। आपने देखा होगा स्टील स्ट्रक्चर के दौरान मैं आपको पढ़ा रहा था कुछ इस तरह के आई सेक्शन, याद है कुछ याद है कि नहीं है? तो इन्हीं को तो बोला जा रहा है आई सेक्शन। ये बीम कुछ ऐसे होते थे, ये ऐसे, इनको हम क्या करेंगे, एज अ कंटिन्यूसली जो है लोड आएगा इसमें, बेंडिंग के तौर पर भी यूज करते हैं। तो वर्टिकली रखेंगे तो कॉलम के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इन आई सेक्शन की, तो आई सेक्शन आपके जो है 5 प्रकार से होते हैं भाई, 5 प्रकार से होते हैं। एक नाम होता है आपका ISJB, सबसे छोटा, ISLB, ISLB के बाद ISMB, नेक्स्ट ISWB, और नेक्स्ट होता है लास्ट ISHB, लास्ट होता है ISHB। ये स्टूडेंट आप क्या देखोगे कि ISJB में इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, यहां पर कभी कभार आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। IS जो आपका सिग्निफिकेंट कर रहा है, ये कर रहा है इंडियन स्टैंडर्ड, इसको मैं अलग से पहले ही लिख देता हूं, इंडियन स्टैंडर्ड। IS का मतलब होगा हर जगह पे ही इंडियन स्टैंडर्ड, और ISJB का मतलब यहां पर होगा जूनियर बीम सेक्शन। LB का मतलब होगा यहां पर लाइट वेट बीम सेक्शन, लाइट वेट बीम सेक्शन। MB का मतलब होगा यहां पर मीडियम वेट बीम सेक्शन, और ISWB का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज, चौड़ाई इसकी होती है। फ्लेंज का मतलब होता है, जैसे मैं कहूं तो ये वाला पोर्शन है जो, ये फ्लेंज कहलाता है, ये भी फ्लेंज कहलाता है, और इसको वेब कहते हैं डियर स्टूडेंट, ये होता है वेब, थिनर पोर्शन, WEB, वेब, ठीक है ना, वेब। तो ये हो गया आपका वाइड फ्लेंज बीम सेक्शन, वेरी गुड। लास्ट आता है ISHB, तो ये होता है आपका सबसे ज्यादा हैवीएस्ट बीम, हैवी वेट या हैवी बीम सेक्शन। तो कॉलम के लिए यूज करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा वेट है तो बहुत ज्यादा बियरिंग कैपेसिटी भी होगी, तो कॉलम एज अ कॉलम जब यूज करते हैं तो ISHB सबसे हैवीएस्ट बीम होगा, बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब हम बीम को पढ़ते थे, ये तुम्हारी कहानी है डियर स्टूडेंट, स्टील बीम को। अगर आपने स्टील स्ट्रक्चर वाला सब्जेक्ट पढ़ा है तो स्टील बीम जो कि आपका IS कोड देता है 800 गाइडलाइन 2007 में ये रिवीजन हुआ था, लेकिन स्टील का कोड कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा स्टील का कोड होता है, स्टील डिजाइन का, स्टील स्ट्रक्चर का IS कोड 800, RCC डिजाइन, कंक्रीट डिजाइन का IS कोड 456, याद रखेंगे, बिल्कुल याद है। इस कोड के अकॉर्डिंग प्यारे विद्यार्थियों जो डिफ्लेक्शन की लिमिट की जाती है वो की जाती है 325, और ये तुम्हारे पास स्टील बीम के लिए है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक कंक्रीट बीम नहीं है, ये है प्यारे विद्यार्थियों स्टील बीम। अगर आप ऑप्शन को देखें तो स्टील बीम की कहानी है, यहाँ पर लिखा भी है IS कोड 800, क्योंकि जैसे ही आप ये कोड पढ़ लेते हो, क्योंकि डियर स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे कहीं लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया गया स्टील का बीम, लेकिन जैसे ही आप ये कोड पढ़ते हो तो ये कोड है आपका स्टील डिजाइन का कोड, और इस कोड को पढ़ते ही आपके दिमाग में सेंसेशन होता है कि ये जो बीम है ये नॉर्मल बीम नहीं है, RCC का बीम नहीं है, बल्कि स्टील का बीम है। और स्टील के बीम के लिए जो गाइडलाइंस दी है इस कोड ने, वो दिया है डिफ्लेक्शन की लिमिट L/325, L/325, खत्म करो। नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ थिनेस्ट आउटसाइड प्लेट इज 10 mm, देन द मैक्सिमम पिच ऑफ द रिपेट इन टेंशन। प्यारे विद्यार्थियों बहुत मेहनत से मैंने पढ़ा रखा आपको, अगर आप JSSC JEE के बैच में अगर हमारे थे, हाँ ये सच है कि जो बैच में नहीं थे तो शायद आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो बैच में थे आप सभी लोगों को तो मैं बता दूं, बहुत डेप्थ पर मैंने ये सारे कोड लिमिट आपको पढ़ा रखी। एज पर IS कोड आपको पता है कि IS कोड 800 के अकॉर्डिंग, IS कोड 800 2007 के अकॉर्डिंग
मैक्सिमम पिच की जो लिमिट है, मिनिमम पिच तो ठीक है 2.5 ऑफ द नॉमिनल डाया, जो रिबेट का डाया होगा ये मिनिमम पिच का लिमिट है। मिनिमम पिच आप जो है रिबेट के लिए ऐसे लिखते हो, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि पिच रिबेट जो एनालिसिस है पूरा अलग से 2-3 चैप्टर होते हैं, 2-3 घंटे 10 घंटे का, सॉरी 2-3 घंटे नहीं, लगभग 5 से 6 घंटे का लेक्चर होते हैं। लेकिन इसमें अभी आपको केवल मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं। मिनिमम पिच तो ये होता है 5, वहां पर रिबेट का डाया होता है, नॉमिनल डाया। लेकिन मैक्सिमम पिच के लिए प्यारे विद्यार्थियों यहां पर ध्यान से देखना मेरी बात को, मैक्सिमम पिच, लेकिन मैक्सिमम पिच जो है वो अलग अलग होता था। पिच का मतलब समझ रहे हो ना, अब याद भी आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है कि मैंने आपको बताया भी था यार, तुम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हो। ऐसा एक प्लेट है, दूसरा प्लेट को ज्वाइन किया जा रहा है रिबेट से, ऐसा आप एक लाइन बना रहे थे, मान लेते हैं कि डबल रिबेट है, सपोज दैट ऐसा 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 ऐसा, ये मतलब कि दो रिबेट के बीच की जो डिस्टेंस होती है फोर्स के अलॉन्ग, दो रिबेट के क्रमागत जो रिबेट होते थे उनके बीच की डिस्टेंस होती थी सेंटर टू सेंटर, वो भी फोर्स के अलॉन्ग, तो वो पिच होता था। और गेज होता था परपेंडिकुलर में, इसको आप पिच कहते थे और इसको आप गेज कहते थे। फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गेज कहा जाता था, है ना, याद आ रहा कुछ? वेरी गुड। तो मैक्सिमम पिच में अगर मैं बात करूं टेंशन वाले केस में, मतलब कि अगर आपका प्लेट जो है अंडर टेंशन में है, मतलब कि टेंसाइल फोर्स इनमें आ रहा है, खिंचाव वाला फोर्स, ये खिंचाव वाला फोर्स ऐसा आ रहा है, देखो मैं बना लेता हूं ध्यान से, ऐसा आ रहा है खिंचाव वाला फोर्स। तो हमारे पास कोड ने लिमिट करी है कि आप क्या करोगे, 16T और 200 mm में होगा, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। बट अगर आपका कंप्रेशन में है, अगर आपका मेंबर अंडर कंप्रेशन में है, मतलब कि दबाव वाला फोर्स है, कंप्रेशन है, ये हो जाता था 12T और 200, ठीक है ना, विच एवर इज लेस, मतलब कि जो छोटा होगा। अब देखो थिकनेस ऑफ द थिनेस्ट आउटरस्ट प्लेट, जो आपका T है, T उसने दे दिया, T इज इक्वल टू 10 mm, वेरी गुड, थिकनेस वैल्यू दे दिया है। मैक्सिमम पिच ऑफ रिबेट अंडर टेंशन, प्यारे विद्यार्थियों टेंशन का कंडीशन है तो बस रख दो यहां पर। यहां पर क्या करना होगा, 16 गुणा T करना होगा 10, तो ये हो जाएगा 160, हो गया 160। और 160 और दोनों में 200 में से देखना है अब कि भैया मिनिमम कौन सा है, 160 और 200 में से मिनिमम कौन है, तो आप साफ साफ तौर पे देखेंगे सर 100, देखो क्योंकि दोनों ही ऑप्शन आपके एग्जाम में रहेंगे। देखो 160 भी और 200 भी है, लेकिन आप कोड की लिमिट जानते हैं, 16T करना था और 200 करना था, उनमें से जो मिनिमम होगा, तो 160 जो है मिनिमम है, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच बैचिंग मेथड इज मोर एक्यूरेट। बैचिंग शब्द का मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, बैचिंग शब्द का मीनिंग क्या है। बैचिंग शब्द का मतलब होता है एक्चुअली में मेजरमेंट, लेकिन किस मेजरमेंट की आप बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट। ये स्टूडेंट जब आप कंक्रीट पढ़ते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपको पढ़ा रखा है, और कंक्रीट का जो रेशियो होता है आप जानते हैं कि सीमेंट होता है, कंक्रीट जो बनता है सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब बजरी, फाइन एग्रीगेट का मतलब बजरी सैंड, और कोर्स एग्रीगेट रूढ़ी, कोर्स एग्रीगेट, इसको ऐड किया जाता है वाटर के साथ। तो बैचिंग सबसे पहला स्टेप है कंक्रीट को बनाने का, कंक्रीट को बनाने का सबसे पहला स्टेप ही जो है वो है बैचिंग। बैचिंग का मतलब है कि जो भी आप ग्रेड बना रहे हैं, जैसे मैं कहूं कि आप M20 का ग्रेड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, M20 कंक्रीट बना रहे हैं, तो आपको एक बैग सीमेंट के हिसाब से लेना पड़ेगा, प्लस इसमें फाइन एग्रीगेट वो रहता है 1.5 बैग आपको फाइन एग्रीगेट बजरी लेना पड़ेगा, प्लस इसमें 3 बैग जो हो जाएंगे फिर रूढ़ी हो जाएंगे, उसके बाद पानी मिला जाओगे। तो ये तुम्हारे पास इस तरह से मेजरमेंट पहले किया जाएगा। अब मेजरमेंट क्या है ना डियर स्टूडेंट, एक होता है बाय वॉल्यूम और एक होता है बाय वेट। तो डियर स्टूडेंट जब हम बाय वॉल्यूम कहते हैं तो इसको कहते हैं वॉल्यूम बैचिंग VB, और जब आप वेट बैचिंग करते हैं तो ये करते हैं WB। लेकिन एक दिक्कत है, आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्या है। वॉल्यूम बैचिंग वैसे एक्यूरेट ही होता है, लेकिन एक समस्या आ जाती है इसमें। वॉल्यूम का मतलब बाय वॉल्यूम जब आप करते हैं तो वॉल्यूम बैचिंग के दौरान हम क्या देखते हैं कि जो ये सैंड है ना, बजरी फाइन एग्रीगेट, तो जो आप पहले देखते हैं और जब बाद में मेजरमेंट के दौरान कुछ समय के बाद, तो उसमें बल्किंग ऑफ सैंड एक वो आ जाता है, इसको बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। मतलब कि जब आप उसमें वाटर मिक्स करोगे और बिफोर वाटर मिक्सिंग और आफ्टर वाटर मिक्सिंग उसके बीच का अगर गैप देखें
तो उस दौरान सैंड के पोर्स में कुछ आपके वाटर जो ऐड होता है, जिस वजह से आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, सैंड का, पर्टिकुलरली सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो उस कंडीशन को बोला जाता है सैंड बकलिंग या सैंड बल्किंग ऑफ सैंड। उस कंडीशन को बोला जाता है बल्किंग ऑफ सैंड। तो ये बल्किंग ऑफ सैंड की समस्या को लेते ही हमारा जो वॉल्यूम मेजरमेंट है, ये वॉल्यूम बैचिंग है, इसमें इनएक्यूरेसी आ जाता है, एरर आ जाता है। एक्चुअल में कुछ एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, कुछ एरर के साथ आता है, तो इसको हम एक्यूरेट नहीं मानते हैं। और जब ये एक्यूरेट नहीं है तो इसको बड़े स्तर पर यूज नहीं करोगे, इसको स्मॉल स्तर पर यूज करेंगे, स्मॉल स्केल पर यूज करोगे। आपसे पूछा जाता है कि वॉल्यूम बैचिंग किस स्केल पर यूज करते हैं, मतलब छोटे प्रोजेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत, छोटे मोटे काम के लिए। लेकिन डियर स्टूडेंट, वेट बैचिंग जो है ये आप बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर यूज करते हो, पहली बात। और दूसरी बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये एक्यूरेट भी है, क्योंकि वेट में तो भैया आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले 50 था, अगर आप बाद में वेट कर रहे हैं अगर उतना ही आएगा जितना आप चाह रहे हैं, एक्यूरेट आपका सबसे एक्यूरेट है वेट बैचिंग। नेक्स्ट, आपने देखा होगा प्लेसिंग के बाद जब आप कंक्रीट को लाते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, तो फिर प्लेसिंग करते हैं। प्लेसिंग के बाद उसको कॉम्पैक्शन किया जाता है कि कुछ एयर वॉइड्स जो है नहीं है, क्योंकि एयर वॉइड्स होता है तो साथ ही साथ उसकी डेंसिटी भी घट जाती है, बात ध्यान रखना। तो हम ये पाते हैं कि अगर आपके कंक्रीट में 5% के एयर वॉइड हैं तो वो डायरेक्टली 30% से स्ट्रेंथ घटा सकता है। 30% स्ट्रेंथ क्या होगी, घट सकती है, क्योंकि एयर एक्यूपाई, भाई ये है तुम्हारा कंक्रीट है, ये कंक्रीट है सपोज दैट, कंक्रीट के पोर्स में एयर होने का मतलब ये खाली है, हवा है, उसकी डेंसिटी उसकी उतनी क्या हो गई, कम हो गई, पैक्ड नहीं है। अब आप खूब सारा कॉम्पैक्ट करें, रोलर लगा दें, तो आप इसका मतलब वो एयर एक्सपर्ट हो गई होगी, बाहर आ चुकी होगी, तो वो पैक्ड हो चुका होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी मजबूत होगी। तो यही चीज है कि 5% अगर वॉइड्स हैं, एयर वॉइड्स, तो 30% से भैया स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाती है, घट जाती है। यही लिखा भी है, presence of 5% voids in the hardened concrete left due to incomplete compaction। किस लिए हुआ 5% voids क्यों बचे, क्योंकि इनकम्प्लीट कॉम्पैक्शन है, कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं किया गया। तो ये क्या रिजल्ट दे रहा है, देखो, मे रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बाय 30%। लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये भी पूछा जाता है अगर 10% voids हैं तो ये सीधे सीधे 60% तक भी स्ट्रेंथ घटा देता है। डेंजर है ना, ये कॉम्पैक्शन करना है। नेक्स्ट, IS कोड 456 ऑब्वियसली कंक्रीट का कोड है। कंक्रीट मेंबर सेल बी केप्ट अंडर द क्योरिंग फॉर डे वेयर मिनरल एडमिक्सर एंड ब्लेंडेड सीमेंट आर यूज्ड। यहां पर अगर आपने थोड़ा सा दिमाग में जोर नहीं डाला तो आप जल्दीबाजी में, गारंटी के साथ दे रहा हूं, अगर आपने दिमाग में जोर नहीं डाला, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये तुम जवाब करोगे जल्दीबाजी में 7। सच है, लेकिन 7 बिल्कुल इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है 10। यस 10। यहां पर अगर इतना तक, ये क्वेश्चन अगर यहां तक होगा, यहां तक होता, IS कोड कंक्रीट मेंबर सेल बी केप्ट अंडर क्योरिंग फॉर जनरल कंडीशन, तो 7 डेज के लिए तराई की ही जाती है, क्योरिंग की जाती है, तराई 7 डेज तक करना ही है। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर उसमें आपने एक एडमिक्सर जोड़ा है और कुछ भी जोड़े, ब्लेंडेड सीमेंट का मतलब होता है, ब्लेंडेड का मतलब होता है कुछ मिश्रित सीमेंट। मिश्रित का मतलब जैसे कि हाई एल्यूमिनियम सीमेंट आपने बना रखा है या हाई सल्फेटेड सीमेंट बना रखा है, एसिड रेजिस्टेंट कुछ मिक्सिंग सीमेंट जो मतलब एडिशनल, OPC की बात नहीं कर रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि क्योरिंग पीरियड थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो यहां पर 10 दिन होगा, ये तुम्हारा नॉर्मल सिचुएशन के लिए है, नॉर्मल OPC वगैरह के लिए, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना। तो बी ऑप्शन था यहां पर। नेक्स्ट, अब क्या करते हैं कि जब आप फिनिशिंग करते हैं डियर स्टूडेंट, जब आपने कॉम्पैक्शन कर देता है तो सरफेस में कुछ अंडुलेशन आती है, तो उसको स्मूथ करना है, फिनिश करना है। तो फिनिश करने के लिए 3 स्टेप में आपका काम होता है। सबसे पहले होता है स्क्रीडिंग। स्क्रीडिंग में मान लेते हैं कि कंक्रीट की सरफेस आपकी ये है, कुछ एंडुलेशन ऐसा आया, क्योंकि कॉम्पैक्शन करोगे, रोलर की मदद से करोगे, वाइब्रेटर की मदद से करोगे, तो कुछ एंडुलेशन आ जाती है, तो उसको फिनिश देना है एक। तो पहले स्क्रीडिंग करेंगे। स्क्रीडिंग का मतलब होता है जो भी एक्सेसिव कंक्रीट है, जैसे ये है इस लाइन के ऊपर, उसको आप एक्सट्रैक्ट करके एक्सेसिव कंक्रीट को आप स्मूथ करने की कोशिश करोगे, उसको बोला जाता है स्क्रीडिंग। उसके बाद आते हैं हम फ्लोटिंग। फ्लोटिंग ये स्टेप पूछा है, सीक्वेंस ही पूछ रहा है फिनिशिंग के। फ्लोटिंग का मतलब है कि लकड़ी का कुछ ऐसा फट्टा टाइप का होगा, इस तरह से ऐसा होगा, लकड़ी का ही फट्टा। तो उस कंक्रीट के सरफेस में हम क्या करते हैं, उसको फिनिशिंग देने की कर देते हैं। फ्लोटिंग हमारा यहां पर हमारा दूसरा स्टेप होगा फ्लोटिंग। इसमें वुडन फ्लोट हम यूज करते हैं, लकड़ी का।
वुडन फ्लोट, क्योंकि वुडन फ्लोट थोड़ा सा भारी होता है, जिसकी वजह से थोड़ा बढ़िया से और कॉम्पैक्ट भी हो जाए और फिनिश भी आ जाए, लेकिन अभी भी स्मूथ नहीं हुआ है। एक फाइनल टच जो हम देते हैं वो देते हैं ट्रॉबलिंग से। ट्रॉबलिंग का मतलब है करनी की मदद से। करनी का मतलब कुछ आपने ऐसा जरूर देखा होगा मिस्त्री के पास, ऐसा जरूर देखा होगा यार, ऐसा जरूर देखा होगा। ये देखा है कि नहीं देखा है? ये इसकी मदद से हम फाइनल टच दे देते हैं फिर, और एक स्मूथ सरफेस कर देते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसा है, स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग और ट्रॉबलिंग। ये है कुछ आपको जो मैंने समझाया। अब आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, जो आप लोगों ने पढ़ा है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है एन आइडियल फ्लूइड इज। आइडियल फ्लूइड का मतलब है जो आपकी प्रैक्टिकली और रियलिटी में एग्जिस्टेंस ही नहीं करता है। तो आइडियल फ्लूइड सबसे पहले आप जानकारी रखनी है कि ये क्या होगा, फ्रिक्शन लेस होगा और इनकम्प्रेसिबल। एक नंबर ये देखो बढ़िया से बी ऑप्शन। फ्रिक्शन लेस का मतलब है ऐसा कोई फ्लूइड नहीं जिसमें फ्रिक्शन ना हो। पार्टिकल्स होंगे तो फ्रिक्शन तो होगा ही, इन्होंने कहा है कि फ्रिक्शन लेस। ऐसा नहीं है ना, जरूरी पॉसिबल नहीं है ना, तो ऑब्वियसली जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वही आइडियल कहलाता है। जब पॉसिबल जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं रियल फ्लूइड, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है डेंसिटी, आपकी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कि कांस्टेंट है, जबकि ऐसा कभी नहीं है। कभी भी आप किसी भी फ्लूइड को देखें, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। कभी भी किसी भी फ्लूइड को देखें, अगर आप कंप्रेशन दे रहे हैं तो फ्लूइड के पार्टिकल जो है कंप्रेस होंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी में भी फर्क पड़ेगा। तो ये मैंने रियलिटी की सिचुएशन आपको बताए, रियल फ्लूइड की सिचुएशन बताए। लेकिन आइडियल फ्लूइड में हम ये मान के चलते हैं कि वॉल्यूम कितना भी आप कंप्रेस कर दें, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वॉल्यूम आपका जितना था वो उतना ही है, कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो भैया ये भी कांस्टेंट होगा। उसी सिचुएशन को बोला जाता है कौन, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और यही सिचुएशन आप मतलब कि इसी ये आइडियल फ्लूइड की कंडीशन है। क्या है? आइडियल फ्लूइड की कंडीशन है। तो ये बी ऑप्शन आपने देख लिया। विस्कोसिटी ऑफ गैस, विस्कोसिटी ऑफ गैस बताओ, विस्कोसिटी ऑफ गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्कोसिटी ऑफ गैस। द विस्कोसिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, increase with increase in temperature, independent of temperature, is dependent of pressure of vary or vary। और देखिएगा ध्यान रखेगा जब हम लिक्विड के केस में बात करते हैं, लिक्विड के केस में, और जब हम बात करते हैं गैस के केस में, दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। लिक्विड के केस में अगर देखा जाए विस्कोसिटी और टेम्परेचर का क्या केस है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगी, और टेम्परेचर घटेगा तो विस्कोसिटी, सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगी, टेम्परेचर घटेगा तो विस्कोसिटी, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल को रिलेशन है। गैस के केस में टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। बस ये दो रिलेशन ध्यान रखना का काम बन जाएगा। विस्कोसिटी ऑफ गैस डिक्रीज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो साफ साफ तौर पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर द कंप्रेशन मेंबर कैरिंग द बोथ डेड लोड एंड सुपर इम्पोज लोड। सिलेंडरनेस रेशियो, ये स्टूडेंट सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, मिनिमम रेडियस ऑफ राइडेशन, ठीक है ना, ये होता है। तो सिलेंडरनेस रेशियो जब आपका डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड का मतलब होता है लाइव लोड, इन दोनों को मिलकर जब पड़ रहा है तो ऑब्वियसली यार आर मिनिमम जो है काफी बढ़ जाता है। तो सिलेंडरनेस रेशियो कम से कम रखना है, और वो कम से कम वाली जो लिमिट है वो है 180, 180 होता है इसके लिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बोला गया है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेसिंग बार विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कॉलम, दैट मींस प्रीफरेबली बिटवीन द। देखिएगा डियर स्टूडेंट, मान लेते हैं कि दो चैनल सेक्शन है। स्टील स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, सपोज दैट ये चैनल सेक्शन है। चैनल का मतलब होता है जिसमें दो फ्लैंज होंगे और एक वेब होगा। ये भी वेब है, ये भी वेब है, सॉरी ये भी फ्लैंज है, ये भी फ्लैंज, ये चैनल है। इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए हम कुछ एडिशनल प्लेट्स या बार को यूज करते हैं कुछ एंगल पर, ऐसे ऐसे दो चैनल सेक्शन है। तो इसको रिजिडिटी और एक मजबूती प्रदान करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए कुछ एंगल्स पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये एंगल जो होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कोड ये कहता है, इन्हीं प्लेट को बोला जाता है लेसिंग बार, ये लेसिंग प्लेट। तो ये 40 से 70 डिग्री के रेंज पर है, आपको याद रखना है 40 to 70 डिग्री। ये आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस इक्वेशन को शायद आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा यार, फ्लूइड मैकेनिक्स में तो सुना होगा, लेकिन पहले भी फिजिक्स वगैरह में आपने सुना होगा, बेसिक जब आप पढ़ के आते हैं इंटरमीडिएट वगैरह में। तो ये इक्वेशन एक्चुअली में बर्नौली इक्वेशन को डिफाइन करता है। बर्नौली इक्वेशन क्या है? P बाय रो जी, P बाय स्पेसिफिक वेट, W का मतलब स्पेसिफिक वेट होता है, इसको बोलते हैं आप प्रेशर हेड।
पी स्क्वायर अपॉन 2g, ये वाला जो हेड होता है ये होता है काइनेटिक हेड, और ये वाला जो जेड जो होता है ये होता है पोटेंशियल हेड। तो तीन नाम आपने अलग अलग पढ़े। इन तीनों का समीशन जो टोटल एनर्जी है, टोटल हेड जो कहलाता है, वही बर्नौली इक्वेशन कहलाता है। यहाँ पर कुछ अजम्पशन है, इसको जो प्रूव किया जाता है, इस इक्वेशन को प्रूव किया जाता है एक्चुअली में यूलर इक्वेशन से। पहले हम प्रूव करते हैं यूलर इक्वेशन, और उसी का जो इंटीग्रेशन वाला जो फॉर्म है, मतलब कि इंटीग्रेट जब करोगे यूलर इक्वेशन को तो तब जाके मिलेगा हमें बर्नौली इक्वेशन। लेकिन अजम्पशन हम यूलर इक्वेशन पे लगाते हैं। यूलर इक्वेशन के अजम्पशन जो होते हैं, मतलब कि इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि बर्नौली इक्वेशन के अजम्पशन, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन आपकी आती कहाँ से एक्चुअली में, यूलर इक्वेशन से। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि यूलर इक्वेशन के अजम्पशन। तो यहाँ पर हम जो अजम्पशन लेते हैं डियर स्टूडेंट, फ्रिक्शन लेस होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, स्टेडी भी होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा इस बी वाले में, ये तो एक्चुअली में स्टेडी इनकम्प्रेसिबल, वैसे काफी मिलता जुलते हैं काफी चीजें। यहाँ पर फ्रिक्शन लेस हो गया है, स्टेडी भी है, इनकम्प्रेसिबल भी है, यूनिफॉर्म भी है, लेकिन एक लाइन छोड़ दिया यहाँ पर, स्टीम लाइन के अलॉन्ग छोड़ दिया है। यहाँ पर देखिएगा स्टेडी है, फ्रिक्शन लेस भी है, कंप्रेसिबल भी है, अलॉन्ग स्टीम ये वाला है, ये हो जाएगा ए ऑप्शन। यूनिफॉर्म नहीं होता है, बस स्टीम लाइन के अलॉन्ग होता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा। सारी बारीक बातें हैं, आपको ध्यान रखनी होती हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाई फॉर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला गया है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाई फॉर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्लेन स्ट्रक्चर। यहाँ पर डियर स्टूडेंट प्लेन स्ट्रक्चर का मतलब होता है 2D स्ट्रक्चर। 2D के लिए तो आप जानते हैं, जैसे कि फिक्स्ड बीम में आपको समझाया था कई बार यार, एक्चुअली में एक आपकी रिएक्शन होती है मूवमेंट के लिए, एक होती है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन RH बोल देता हूँ, और एक होती है वर्टिकल रिएक्शन। तो यही तो तीन इक्वेशन के लिए आपको सेटिस्फाई करना होता था। कैसे? समीशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स Fx इज इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स Fy इज इक्वल टू 0। ये तीनों ही तो इक्वेशन थी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द प्लेन स्ट्रक्चर। ये था आपका 3 इक्वेशन। तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी हो जाती थी? 3। यहीं पे स्पेस स्ट्रक्चर की बात करें तो वो 6 हो जाता है। ध्यान रखना इस बात को भी, स्पेस के लिए आपका 6 हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इफ देयर आर m unknown member force and r unknown reaction component and j is the joint number of joint, then the degree of static independency, degree of independency पिन jointed frame के लिए आप कैसे निकालते हैं? m plus r minus 2j ऐसा निकालते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंस। ये है तरीका, आप सीधे सीधे देख सकते हैं सी ऑप्शन को, m plus r minus 2j। ध्यान रखना इसको। यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर कितना है, r कितना, नंबर ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पर आपका ज्वाइंट कितना है, नंबर ऑफ ज्वाइंट j। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ द कंक्रीट, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बताया था कि कंक्रीट पर जब आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते थे तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये क्यूब कुछ ऐसा होता है। इस क्यूब का जो एक्चुअल में साइज होता था वो होता था 150 mm। 150 mm ये कंक्रीट की बात है। आपको याद है कि जब मैं सीमेंट के लिए बताता हूं, सीमेंट के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट का जो क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब टेस्ट करते हैं सीमेंट पर, वो जो क्यूब का साइज है वो हो जाता था, सीमेंट के लिए कितना होता था याद होगा सबको, सीमेंट के लिए क्यूब का साइज कितना होता है 70.6 mm। तो चाहे तो आप 7.06 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है कि नहीं। लेकिन हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं क्योंकि कंक्रीट के विषय में पूछा गया है। तो कंक्रीट के लिए पूछा क्या गया है, ईच लेयर इज स्टैम्प्ड विद बार, डेप्थ ऑफ द ईच लेयर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर नहीं पूछा है कि कंक्रीट का साइज बताइए, कंक्रीट क्यूब का साइज बताइए। तो 1 सेकंड में जल्दीबाजी में लोग बिना पढ़े पूरा क्वेश्चन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट ऑफ कंक्रीट सीधे पढ़ते हैं, इतना आगे पढ़ते नहीं है और सीधे जवाब कर देते हैं ये। लेकिन ऐसा बिल्कुल आंसर नहीं है, ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब देखो ऐसा नहीं है तो सर कैसा है फिर, कैसा है फिर ये बता दो। एक्चुअली में इसका आंसर जो है अब आप खुद बताओगे। ये स्ट्रेंथ होता क्या है कि जब हम कंक्रीट को क्यूब को भरते हैं, क्यूब का मतलब होता है सांचा, एक मॉड होता है, उसमें कंक्रीट को भरते हैं टेस्टिंग से पहले। कंक्रीट का मतलब है वो पेस्ट, सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का, वाटर के साथ मिक्स करके उस पेस्ट को भरा जाता है, कॉम्पैक्ट किया जाता है। लेकिन इसको भरने का भी एक तरीका है। भरने का तरीका देखो, इस क्यूब को भरने का तरीका, पहला लेयर भरेंगे,
और इस लेयर को परफेक्ट कॉम्पैक्ट करेंगे बढ़िया से, फिर दूसरा लेयर भरेंगे, इसको भी परफेक्ट कंक्रीट को कॉम्पैक्शन करेंगे, फिर जाके तीसरा लेयर भरेंगे, इसको भी कॉम्पैक्ट करेंगे। तो 3 लेयर में डियर स्टूडेंट, 1 लेयर, दूसरा लेयर और 3 लेयर, क्या कहा है आपसे बोला भी गया है, अब से यहां पर लिखा भी है कि 3 लेयर में भरा जाता है, ये आपको भी पता भी होना चाहिए। और इसको टैंपिंग जो आपका कॉम्पैक्शन किया जाता है टैंपिंग रॉड से किया जाता है। आपको याद होना चाहिए टैंपिंग रॉड जो है आपका 16 mm डायमीटर की होती है, ये 16 mm के डायमीटर की टैंपिंग रॉड होती है। इसकी लंबाई जो होती है 200 mm के करीब होती है, बट आपको लंबाई से काम नहीं है, डायमीटर याद रखिएगा। तो टैंपिंग किया जाता है, नुकीलेदार होती है यहां से थोड़ा सा। तो आप दिमाग लगा नहीं सकते क्या कि एक लेयर की जो बारी आई, एक लेयर जो है 50 mm की हुई, क्या भाई 150 का डेप्थ है टोटली, ये देखो ना आप 150 का है, मतलब कि हर एक 50 mm पर आप क्या कर रहे हैं, इसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। 50 mm हर एक लेयर की हो जाएगी डेप्थ ऑफ ईच लेयर में भी 50 mm। तो अब शायद आपको कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा, आंसर इसका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ध्यान से सुनते रहेगा, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर द आरसीसी वर्क व्हेन एक्सपोजर इज वेरी सीवियर। ये स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन को बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको एक्सपोजर के बारे में समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप भूल गए होंगे, भले जिन लोगों ने पहली बार पढ़ा है तो उनके लिए तो सब नया चीज है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों ने पढ़ा हो लेकिन भूल गए हों। तो ये टेबल बहुत ज्यादा रामबाण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना वेरी लगाओ कम है। टेबल को कभी मत भूलिएगा जीवन में। ध्यान से देखो इस टेबल को, ध्यान से देखो इस टेबल को। चलिए, तो यहां पर देखो, अब इसको देखिएगा आप इस टेबल को, क्योंकि इस टेबल देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले इससे समझना है आपको कि माइल्ड सिचुएशन का मतलब है कि ऐसा वेदर, एक्सपोजर का मतलब है कि वेदर इन्वायरमेंट जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल का मतलब जैसे कि आपके आसपास में कोई घर बन रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में मिनिमम ग्रेड जो पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट केवल आपका कंक्रीट है ये, तो उसमें कोई गाइडलाइंस नहीं है कोड की 456 की। जबकि आरसीसी जो है M20 आपको यूज करना है मिनिमम ग्रेड, ठीक है। मॉडरेट का मतलब है जहां पर थॉविंग हो, THAWING, थॉविंग, और फ्रीजिंग हो। फ्रीजिंग और थॉविंग का मतलब एक ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहां पर सडनली टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं फ्रीजिंग। और सडनली टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं थॉविंग। तो ऐसी सिचुएशन में पीसीसी का कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो M15, इसमें M25। सीवियर आता है डियर स्टूडेंट कोई वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसका वाटर टैंक, वाटर डीप्ड इन सी वाटर, चलिएगा M20, इसका है M30। वेरी सीवियर के लिए M20 आप मिनिमम यूज करोगे, M35 हो जाएगा आरसीसी के लिए। एक्सट्रीम के लिए M25 बोला और इसके लिए M40 बोला है। अभी यहां पर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो वेरी सीवियर कंडीशन के लिए आरसीसी को बताना है कि आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं और वेरी सीवियर है। क्या बोला था? वेरी सीवियर, याद करो, वेरी सीवियर ये है और आरसीसी का है, तो M35 आपका जो हो जाता है मिनिमम ग्रेड हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, डी ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा, है ना। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर द M30 ग्रेड फॉर कंक्रीट ऑफ आरसीसी वर्क एक्सपोजर इज सीवियर। यहां पर दो शब्द को दिमाग में रखिएगा कि एक्सपोजर है सीवियर, ग्रेड है आपका M30 और आपका स्ट्रक्चर जो है आरसीसी का है। तो अब मैं टेबल आपको बता देता हूं, टेबल में ध्यान से देखिएगा। यहां पर ग्रेड तो आपको पहले ही मैंने बता दिए थे कि आरसीसी ग्रेड अलग अलग कंडीशन के लिए। वेरी सीवियर का मतलब है कि आपका वाटर स्प्रे हो रहा है किसी स्ट्रक्चर में कंटिन्यूसली। एक्सट्रीम का मतलब होता है टाइडल कंडीशन, ज्वार भाटा है ना, और बार बार टाइडल कंडीशन आपकी किसी स्ट्रक्चर में स्ट्राइक कर रहा है। तो यहां पर वाटर सीमेंट रेशियो जो है मैक्सिमम माइल्ड कंडीशन के लिए 0.55, मॉडरेट के लिए 0.5 और सीवियर के लिए 0. क्या यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है? सीवियर कंडीशन के लिए M30 ग्रेड जो आप यूज कर रहे हैं, इसके लिए वाटर सीमेंट रेशियो 0.45, यही क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। वेरी सीवियर के लिए 0.45 अगेन और 0.4 एक्सट्रीम के लिए। टेबल याद रखना, दोनों के दोनों जो बताए थे आपको। उसके बाद सीमेंट के लिए भी IS कोड 456 गाइडलाइंस देता है भाई कि आपको क्या करना है कि इस सिचुएशन में M20 ग्रेड के लिए वाटर सीमेंट रेशियो ये रखना है और 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम के जगह पर आपको 300 किलोग्राम जो है सीमेंट यूज करना है।
300 किलोग्राम का मतलब आप नंबर ऑफ बैग लगा सकते हैं, क्योंकि एक बैग जो है आपका 50 किलोग्राम का होता है। तो 300 बटे अगर आप 50 करें तो कितना हो गया बताओ, 5 छके 30, तो 6 बैग आपके सीमेंट के लगेंगे। 6 बैग, नंबर ऑफ बैग 6 हो जाएंगे। अरे समझ रहे हो कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में 6 बैग आपके सीमेंट के लग जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं एक बैग जो होता है सीमेंट का 50 किलोग्राम का होता है। तो यही चीज आपके यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी सिचुएशन में आपको याद रखेंगे। तो अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, सी ऑप्शन हो जाएगा 0.45। ठीक है, 0.45। नेक्स्ट सिचुएशन चलिएगा, नेक्स्ट करते हैं। आपको अगर आपने देखा, अगर आप बैचेस थे में से मेरे जुड़े हुए थे, जीएसएससी के बैच से जुड़े हुए थे, मैंने आपको कंक्रीट में ये आपको स्ट्रेंथ निकालना सिखाया था और एक इंपॉर्टेंट एक नॉर्म्स आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो होती है कंक्रीट में क्यूब स्ट्रेंथ होती है, उसके बाद सिलेंडर स्ट्रेंथ होती है, ऑर्डर बता रहा हूं, उसके बाद आपका होता है मॉडुलस ऑफ रप्चर, MOR लिख रहा हूं, मॉडुलस ऑफ रप्चर, और उसके बाद होती थी स्प्लिट। ये है ऑर्डर आ गया, ये है डी स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो सबसे पहले क्यूब स्ट्रेंथ आ गया नंबर 1, उससे नीचे थोड़ा सा सिलेंडर स्ट्रेंथ सेकंड, उसके बाद होगा आपका 4 वाला मॉडुलस ऑफ रप्चर, जिसको आप बेंडिंग ऐसे बोल सकते हैं कि बेंडिंग टेंशन स्ट्रेंथ या फ्लेक्सुरल बेंडिंग स्ट्रेंथ ऐसे बोल सकते हैं। और उसके बाद आता है आपका थर्ड सबसे कम, तो 1 2 4 3, 1 2 4 3। लेकिन पूछा क्या, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, मतलब कि सबसे कम फिर ज्यादा, तो लगा दो ना, उल्टा कर दो, 3 फिर 4 फिर 2 और 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो ए ऑप्शन आपका कंप्लीट यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। डियर स्टूडेंट, यहां पर आपसे पूछा गया है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कंपेयर में एल्यूमिना सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम में क्या फर्क रहता है। इस चीज को सीखने के लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले ओपीसी के बारे में, और उसके बाद है आपको हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, हाई एल्यूमिना सीमेंट और ओपीसी के बारे में कंप्लीट जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले ये है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम, इधर लिख रहा हूं फाइनल सेटिंग टाइम। अगर हम बात करते हैं ओपीसी का, तो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट, और बात करें अगर फाइनल सेटिंग टाइम का, तो इसका होता है भैया 10 घंटे। यहीं पर अगर हम बात करते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट की, तो इसका लगभग 3.5 घंटे से, या ऐसा बोल सकते हैं हाँ 3 से 4 घंटे के बीच में, या 3.5 लगा देते हैं, 3 घंटे 30 मिनट इस तरह से लगाकर 4 घंटे 30 मिनट के करीब ये हो जाता है। कौन, इसकी बात हो रही है इनिशियल सेटिंग टाइम की। जबकि यहीं पर 4.5 से 4 घंटे 30 मिनट से लेकर 5 घंटे के करीब, 5 से 5.5 घंटे लगभग इसका ये रहता है फाइनल सेटिंग टाइम। तो इस डेटा को लिख देना, बहुत लोगों को पता नहीं रहता ही। अब बताओ, जब आपको ये डेटा मालूम होता, अगर आपको ये डेटा मालूम होता, सीरियसली कह रहा हूं, तो आप इसका आंसर दे पाते। एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी, हाई एल्यूमिना सीमेंट हैज हाई इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग। गलत है क्या या सच है? चलो फिर से लगा देते हैं दिमाग, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर से लगा देते हैं, पहले फिर से पढ़ लेते हैं। हाई इनिशियल सेटिंग टाइम, क्या ये सच है क्या? अगर देखा जाए ओपीसी के कंपेयर में, तो ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना था, 30 मिनट, और इसका कितना था, 4.5। तो ऑब्वियसली क्या है, इसका हायर इनिशियल सेटिंग टाइम है। किसका? HAC का। तो ऑब्वियसली ये सच है, हायर इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। बट बोल रहा है लोअर फाइनल सेटिंग टाइम। देखो फाइनल सेटिंग टाइम इसका 10 घंटे है, और इसका क्या है, 5.5 घंटे है मैक्सिमम। भैया ये तो सच बोल दिया यार, यहीं पर पहले ही ऑप्शन में आप सच्चाई पकड़ गए। ये सच है कि नहीं? इसका लोअर फाइनल सेटिंग टाइम तो लोअर है ना इसकी कंपेयर में, जबकि हायर इनिशियल सेटिंग टाइम इसका जहां 30 मिनट है, तो इसका 3.5 आपका घंटे है सीधे। तो मतलब पहले ही ऑप्शन हो गया, सीधे सीधे इनको कट करो, ये फालतू की चीजें लिखी हैं। चलेगा, नेक्स्ट हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द रिजिड ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम हैविंग द 15 मेंबर 3 रिएक्शन कंपोनेंट। हमें यहां पर कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया है, बहुत सारे एग्जामों में ऐसा होता है, भी स्ट्रक्चर ना दे, आपको डेटा दे दे। डेटा में आपको बोला है कि नंबर ऑफ मेंबर हो गए 15, रिएक्शन हो गई आपकी आर की वैल्यू 3, और ज्वाइंट का वैल्यू हो गया 14। और आप जानते हैं m प्लस आर माइनस 2j की मदद से आप निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। m का वैल्यू रख दो 15, r का वैल्यू हो गया 3, और 2 टाइम्स ऑफ ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट है आपका 14। तो ds कितना आ जाएगा, बताओ जरा, कितना आ जाएगा? ये तो होगा
होगा कि नहीं होगा? रिजिड ज्वाइंटेड, अच्छा रिजिड ज्वाइंटेड है, सही है, रिजिड ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम है। तो निकाल के बताओ जरा कितना हो जाएगा, m प्लस आर माइनस 2j। बताओ। चलो अब देखो इधर एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा को यहाँ पर एक चीज सुधारना है। देखो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी ऑफ द रिजिड, रिजिड का मतलब होता है यहाँ पर फिक्स्ड का, फिक्स से मतलब है फिक्स ज्वाइंटेड या रिजिड ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम। प्लेन तो है, ये तो सच हो गया। 2D फ्रेम तो है, गलती कहां पर है देखो ध्यान से। 2D फ्रेम हैविंग द 15 मेंबर, 15 मेंबर हैं, 3 आपके रिएक्शन है, कंपोनेंट आपके 14 ज्वाइंट है। ये तो मैंने डेटा पहले ही लिख दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, m प्लस आर माइनस 2j इज इक्वल टू ds निकालने का फॉर्मूला है, ये जो आप लगा रहे थे और आंसर आपका मैच नहीं हो रहा था, आपने गलती करी। कहां पर देखो, ये जो फॉर्मूला है ये है आपका पिन ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम। अगर पिन ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम बोलता तो 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। आपके पास है रिजिड ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम। तो रिजिड ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए, रिजिड ज्वाइंटेड 2D के लिए, 2D लिख देता हूं, 2D फ्रेम के लिए यह स्टूडेंट फॉर्मूला जो है वो है 3m प्लस आर माइनस 3j। ये है भाई, ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप निकालोगे अब ds, ये है फॉर्मूला ds। तो बस हो गया, अब तो फॉर्मूला जहां मिल गया। तो 3 गुणा करोगे मेंबर 15, आर जो है आपके पास 3 हो गया रिएक्शन, माइनस 3 टाइम्स ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट है आपके पास 14, ds आप 1 सेकंड में निकाल दोगे। 15 45 और यहां से 45 और 3 48, 48 में से 14 3 42, 48 माइनस 42 कर दोगे तो ds इज इक्वल टू सीधे सीधे, अब तो कैलकुलेशन का खेल है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये फॉर्मूला था और ये फॉर्मूला था, खासकर ये था अभी लग रहा जो है। ये ऑप्शन यहां पर गलती नहीं करनी थी, बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, मैंने पहले भी कहा था कि एक होता है रिबेट का डाया, नॉमिनल डाया, जिसको आप कहते हैं रिबेट का डाया भी, और करके लिखना यहां पर रिबेट का डाया, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। और एक होता है ग्रॉस का डाया, जो आपने प्लेट में होल किया होता है, थोड़ा सा बढ़ा के चल रहे होते हैं, ग्रॉस डाया। जैसे आपका कहा जाए कि ये 2 प्लेट जोड़ी जा रही है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो आप रिबेट जो सिलिंड्रिकल वेसल है, ऐसा सिलिंड्रिकल वेसल, इसको इंसर्ट करोगे, इसमें पहले होल करोगे, इस होल का जो डाया है जिसको आप ग्रॉस डाया कह रहे हैं, और इसका जो डाया होगा इसका ये होगा फाई, नॉमिनल डाया, रिबेट का डाया। तो ग्रॉस डाया थोड़ा बढ़ा के चलते हैं, तो आप जानकारी होगा ग्रॉस डाया d इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे फाई में, नॉमिनल डाया में 1.5 जोड़ेंगे, कब? जब आपका रिबेट डाया लेस देन होगा और इक्वल होगा 25 mm के, मतलब कि 25 mm भी होगा या 25 mm से कम होगा, दोनों कंडीशन के लिए आपको 1.5 ऐड करना है। और ग्रॉस डाया अगर होगा, अगर आपका ग्रॉस डाया, सुनो जरा ध्यान से, ग्रॉस डाया में आपको, सॉरी नॉमिनल डाया में आपको 2 mm जोड़ना है, जब आपका नॉमिनल डाया मतलब कि आपका ग्रेटर देन 2 mm 25 mm होगा, मतलब 25 mm से ज्यादा होगा। अब सिचुएशन को समझो, डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस डाया एंड नॉमिनल डाया फॉर द रिबेट अप टू द 25 mm, मतलब 25 mm तक अगर आपका है रिबेट का डाया, तो आपको कितने से बढ़ाना होता है, कितने का डिफरेंस हो जाएगा? केवल 1.5 mm का, है ना, 1.5 mm का ही तो होगा, ये खुद देखो आप। चलेगा, नेक्स्ट करते हैं। एज कंपेयर टू फील्ड रिबेट द शॉप रिबेट, शॉप रिबेट का मतलब होता है पावर ड्रिवन, इसका पूरा नाम होता है पावर ड्रिवन शॉप रिबेट, शॉप रिबेट। इसको वर्कशॉप में आप पहले हीट करते हैं, गर्म करते हैं, उसके बाद इंसर्ट किया जाता है प्लेट में, तो उसमें क्लैंपिंग फोर्स नाम का चीज आता है, आपको पढ़ा रखा है मैंने पूरा डिटेल क्लास में। क्लैंपिंग फोर्स आने की वजह से एक रिजिडिटी आती है, एक मजबूती आती है, तो ध्यान रखिएगा एज कंपेयर टू फील्ड रिबेट द शॉप रिबेट इज मोर स्ट्रॉन्गर, ध्यान रखिएगा शॉप रिबेट ज्यादा स्ट्रॉन्गर पाया जाता है। नेक्स्ट, ये भी आपने अभी जस्ट पहले डिस्कस किया, नहीं ये नहीं किया, अभी अनविन्स फार्मूला पे बात नहीं करी मैंने। चलो देखते हैं। इफ द थिकनेस ऑफ प्लेट इज टू बी कनेक्टेड बाय द रिबेट, ये कहना चाह रहा है कि 2 प्लेट है, मान लेते हैं कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। हमें पता नहीं है कि यहां पर सपोज दैट इसकी जो थिकनेस है, दोनों की प्लेट है जो है 16 mm का है, ये भी 16 mm का है। पूछ क्या रहा है, अनविन्स एक साइंटिस्ट है, रिसर्चर थे, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि जो आप रिबेट यूज करोगे इस थिकनेस की प्लेट के लिए,
और इसलिए भी इन्होंने कहा क्योंकि डियर स्टूडेंट एक्चुअली में प्लेट की थिकनेस कम हुई, सुनो जरा ध्यान से, प्लेट की थिकनेस कम हुई और रिवेट का डायमीटर बहुत बड़ा लगा दिया आपने, प्लेट फट जाएगी। इन्होंने एक दिमाग लगाया अनविन साहब ने, इन्होंने कहा कि जो रिवेट का डाया आप लोगे, नॉमिनल डाया एज पर अनविन्स फॉर्मूला, नॉमिनल डाया दैट विल इक्वल टू 6.05 अंडर रूट ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट। मतलब कि जितनी आपकी प्लेट की थिकनेस है इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप डायमीटर भी रखोगे। जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपके डायमीटर भी रिवेट का बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि थिकनेस बहुत कम है, प्लेट बहुत पतली है, डायमीटर अब रिवेट का बहुत ज्यादा इंसर्ट कर रहे हैं, प्लेट फट जाएगी। यही दिमाग इन्होंने लगाया। अब जल्दीबाजी में देखिएगा, इसको 6 भी ले लेते हैं कभी कभार, 6 अंडर रूट ऑफ टी करके देखते हैं। देखो फाइव इज इक्वल टू नॉमिनल डाया, इसमें ग्रॉस डाया की बात नहीं कर रहा हूं, ये नॉमिनल डाया है, रिवेट का डाया, ध्यान रखना। तो 6 अंडर रूट ऑफ टी, थिकनेस ऑफ प्लेट 16 है, 16 का अंडर रूट कितना होता है बताओ, 16 का अंडर रूट 4, 4 छके होता है 24। तो आपके पास आंसर सीधे सीधे तौर पर आ गया 24। और यही करना भी है, एग्जामिनर भी समझता है यार, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, एग्जामिनर भी समझता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इतना छोटा कैलकुलेशन वैसे कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके राउंड फिगर में जो है आंसर मिल चुका है 24 mm। ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉमिनल डाया। इसी में अगर ग्रॉस डाया निकालना है तो 24 प्लस 1.5 हो जाएगा, जो कि 25.5, फिर ग्रॉस डाया एडिशनल होगा क्योंकि 25 mm से भी कम आ रहा है। ठीक है, समझ रहे बात को, इस चीज को क्लियरली कर लेना। नेक्स्ट, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बैटन कॉलम। प्यारे विद्यार्थियों, बैटन कॉलम और लेसिंग कॉलम, इन सभी को आप एज अ कंप्रेशन मेंबर यूज करते हैं। बैटन कॉलम के लिए 10% से एडिशनली यूज करते हैं, तो ये बैटन कॉलम के लिए है, ये बैटन प्लेट के लिए है। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है लेसिंग बार के लिए, तो लेसिंग बार के लिए सिलेंडर रेशियो में आपका जो इफेक्टिव लेंथ का जो इजाफा होता है, मतलब कि बढ़ाया जाता है, बढ़ जाता है, वो 5% से बढ़ता है। नेक्स्ट, ये तुम्हारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है जो आप लोग पढ़ते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के जो सिलेबस में आपको दिया है वहां से क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं, पढ़ लोगे आप, इसका आंसर दे दोगे। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट इन विच द वाटर इन द मिक्स टेंड्स टू राइज टू द सरफेस वाइल प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्शन। क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, बोलो। कहने का मतलब यह है कि जब आप क्या करते हैं, जैसे आपने कंक्रीट को बना लिया, कंक्रीट सारा मिक्स कर दिया, मेजरमेंट कर लिया, उसके बाद जब प्लेसिंग करते हैं तसले की मदद से कंक्रीट को जब प्लेसिंग करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि बहुत ज्यादा जब कॉम्पैक्ट कर दें, मान लेते हैं कि सपोज दैट ये कंक्रीट का सरफेस है, ये है कुछ इस तरह से, ये कंक्रीट का सरफेस है, और आपने बहुत ज्यादा एक्सेसिव जिसको बोल सकते हैं, बहुत सारा कॉम्पैक्ट कर दिया रोलर की मदद से, वाइब्रेटर की मदद से, खूब सारा आपने कॉम्पैक्शन बहुत ज्यादा कर लिया है, जितना करना चाहिए था उससे भी ज्यादा। तो हम क्या करते हैं कि टॉप में जो कंक्रीट की टॉप सरफेस होती है, इस सरफेस में हम क्या देखते हैं कि पतली एक लेयर वाटर की देखने को आपको मिलती है। एक डिफेक्ट है कंक्रीट के अंदर, एक डिफेक्ट है, और इसी डिफेक्ट को बोला जाता है डियर स्टूडेंट ब्लीडिंग। क्या बोला जाता है, ब्लीडिंग। इस डिफेक्ट को बोला जाता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या है, एक्सेसिव सरफेस आपका एक वाटर का एक पतली लेयर देखने को मिलती है, तो ये आपका फिर उस सरफेस में बाद में क्रैकिंग वगैरह पड़नी शुरू हो जाती है, तो एक फेलियर है। इसका आंसर बी है भाई, जो आपको बोला गया है। सेग्रीगेशन क्या होता है, अगर आप 1.5 मीटर के ऊपर से अगर प्लेसिंग कर रहे हो, छोड़ रहे हो कंक्रीट को, मतलब कि 1.5 मीटर की हाइट से ऊपर से छोड़ रहे हो, आईएस कोड कहता है, तो आपको सेग्रीगेशन का डिफेक्ट देखने को मिलेगा। सेग्रीगेशन क्या है आपको, सेग्रीगेशन दिस इज द सेपरेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द मिक्स। जो मिक्स है उससे जब आप सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा, आपका कोर्स एग्रीगेट हो सकता है, फाइन एग्रीगेट भी, ठीक, तो वही को कहलाता है सेग्रीगेशन। और उससे नुकसान क्या हुआ है कि जब उसका सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, तो पहले जो उनकी इंटरलॉकिंग थी, बॉन्डिंग जो थी, वो टूट जाएगी, और कोहेशननेस टूट जाएगा, कोहेशन टूट जाएगा, तो आगे जाके वो मजबूती नहीं दे पाएगा स्ट्रक्चर को। बल्किंग मैंने आपको अभी जस्ट पहले समझाया कि सैंड के वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है, वही बल्किंग ऑफ सैंड कहलाता है। क्रीप का मतलब होता है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है कांस्टेंट लोड पर ही समय के साथ साथ, तो वो क्रीप इफेक्ट हो गया। चलिए, मॉडुलर ऑफ रप्चर ऑफ द कंक्रीट एज पर आईएस कोड। प्यारे विद्यार्थियों, मॉडुलस रप्चर को ही कहा जाता है क्या, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल टेंसाइल, फ्लेक्सुरल शब्द का मतलब यहां पर होता है बेंडिंग, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ को ही मॉडुलस ऑफ रप्चर कहला जाता है। और एफसीआर जो निकालने का तरीका है वो है 0.7 ऑफ एफसीके। क्या है, मॉडुलस ऑफ रप्चर निकालने के लिए कोड ने एक फॉर्मूला भी दिया है 0.7 टाइम्स ऑफ एफसीके। जैसे मैं कहूं M20, तो यहां पर M का मतलब मिक्स होता है, 20 का मतलब ही होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफसीके। तो रख देंगे यहां पर और आराम से वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे ये बातें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, आज की जितनी भी सेशन है, जितने भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिविल इंजीनियरिंग की सेपरेट चैनल बनाया गया है, आपको पता है, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए। इस चैनल को अपना प्यार बरकरार बनाए रखें, क्योंकि डियर स्टूडेंट इससे हमारे अंदर ही एक एनर्जी का ऊर्जावान जो तरीके से हम काम कर पाए आगे के लिए, आपके लिए जितना भी प्लानिंग किया है, स्ट्रेटेजी जो आपके लिए बनाई है आगे के एग्जामों के लिए क्रैक करने के लिए, उस पर हम 100% अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आगे बढ़ चढ़कर आ पाए। तो इसके लिए आपको प्यार जरूरी है, उसको सब्सक्राइब करते रहें। उससे नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना बढ़ता रहेगा तो उससे हमें ये लगेगा, ये फील होता रहेगा कि हाँ ऑब्वियसली आपको उस क्लास की जरूरत थी, उस चैनल की जरूरत थी, और हम लोगों की क्लास की ऑब्वियसली आपको सच में जरूरत थी, है कि नहीं। सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों तक। हम पढ़ते हैं जब कॉलम को डियर स्टूडेंट, तो सॉरी स्लैब को, तो स्लैब के अंदर आपको ये जरूर पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि आप स्लैब बना रहे हैं, छत बना रहे हैं, ये लो, तो ऑब्वियसली आप बार भी इसमें यूज कर रहे होंगे। बार आप इस तरह से यूज करते हो, इसमें आपका एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार और एक होता है मेन बार, ठीक। तो हम क्या देखते हैं कि जो आपका डायमीटर है और थिकनेस का जो रेशियो होता है वो 1/8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ reinforcing bar should not be less than 1/8 times of the thickness of slab। मतलब ऐसा बोल दो, diameter of bar should not be greater than 1/8 times of the thickness of slab। और थिकनेस ऑफ स्लैब जनरली आप जो रखते हैं प्यारे विद्यार्थियों 15 सेंटीमीटर से लगभग के अप्रोक्सीमेटली रखते हो। 15 सेंटीमीटर काफी ठीक है, 15 सेंटीमीटर मतलब कि लगभग 6 इंच के करीब, 6 इंच मतलब 5 इंच इस तरह से रखना है वो थिकनेस, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये IS कोड गाइडलाइंस था, 1/8 आपको याद रखना है, ठीक है, याद भी हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, स्लैब के ही केस में IS कोड 456 ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, आपको याद रखना है। इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट जो देना है वो देना है 4% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, B विड्थ हो गया और D हो गया टोटल डेप्थ, ठीक है। तो 4% वो लिमिट है, इस बात को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अगेन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका ओपन चैनल फ्लो से क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर दी सर्कुलर पाइप ऑफ द डायमीटर। प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जिसको आप कह रहे हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, इसको आप क्या लिखते हैं? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ दिस इज व्हाट, इसको हाइड्रोलिक रेडियस भी कहते हैं। तो ये हो जाता है आपका A/P, ठीक है ना। तो यहां पर डियर स्टूडेंट सर्कल की बात हुई है, जब आप सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल का डायमीटर मान लेते हैं कि D मान लेते हैं, रेडियस हो जाएगा D, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा π/4 ऑफ D स्क्वायर, वेरी गुड। यहां पर अगर पेरीमीटर की बात करें तो ये हो जाएगा 2πr, वेरी गुड, है कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे जब तो आप क्या पाओगे, तो सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे, चलिए। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जिसको आप हाइड्रोलिक रेडियस बोलेंगे तो A/P होता है डियर स्टूडेंट, A/P एरिया आपका क्रॉस सेक्शन, ऑब्वियसली सर्कल का एरिया क्या होता है π/4 ऑफ D स्क्वायर, डायमीटर मैंने D मान लिया, और P का मतलब होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का भैया, 2πr नहीं होता, 2πr। और डायमीटर और रेडियस में एक डिफरेंस आप जानते ही हैं कि डायमीटर दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r, और जब आप r कहते हैं रेडियस तो ये हो जाएगा डायमीटर का हाफ, यस और नॉट। यही चीज यहां पर देखें, अगर आप इसको रखें π/4 ऑफ D स्क्वायर अपॉन में 2πr का वैल्यू रखेंगे तो D/2, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो सीधे सीधे तौर पर स्मॉल d है ना, ये स्मॉल d है, स्मॉल d, तो ये D/2 हो जाएगा, इस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपको जो है पूरे तरीके से मिल रहा है D/4 आंसर मिल जाएगा। ये हो गया आपका बी ऑप्शन, D/4, ठीक है, ओके चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When the Mach number is less than the unity, the flow is called। प्यारे विद्यार्थियों मैक नंबर अगर आपका लेस देन 1 है, मैक नंबर इक्वल टू 1 है दूसरी कंडीशन, और मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है, ये 3 कंडीशन ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं मैक नंबर अगर आपका 1 से लेस है तो इसको बोल देते हैं सबसोनिक फ्लो, क्या बोलते हैं, सबसोनिक फ्लो। और अगर आपका 1 है तो इसको बोलते हैं सोनिक फ्लो, और मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है तो इसको बोलते हैं सुपरसोनिक। तो यहां पर अभी आपका क्या बोला है, मैक नंबर इज लेस देन 1, तो दिस इज द सबसोनिक फ्लो। ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का केस है, एक्चुअली में क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगेन आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर गलतियां होने की चांसेस हैं।
एक होता है डियर स्टूडेंट डायनेमिक विस्कोसिटी और एक होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जब डायनेमिक विस्कोसिटी की हम बात करते हैं, ये डिनोट करते हैं म्यू से, ध्यान से रखिएगा म्यू है ये। तो डायनेमिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। पहले मैं इसका सिखाता हूं, फिर डायनेमिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी की भी सिखाऊंगा, टेंशन न ले। न्यूटन का मतलब होता है ये फोर्स की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। और फोर्स जो आप जानते हैं बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, फोर्स होता है m इंटू ए। मास का मतलब होता है किलोग्राम, मास किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पहले इसको बनाओ, इस न्यूटन वाले को, फोर्स वाले को डायमेंशनल फॉर्मूले में बनाओ। तो किलोग्राम को आपने लिखा होगा, द्रव्यमान है तो m लिखा होगा, मीटर ये m है, मीटर डिस्टेंस, डिस्टेंस को आप l लिखते हैं। सेकेंड स्क्वायर आपका बॉटम में, इसको ऊपर ले जाओगे तो t की पावर -2 हो जाएगा। तो mlt -2 ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका, अरे देखो ना ये ऐसा होगा ml/t का पावर 2 होगा, ऊपर ले जाओगे तो mlt -2 नहीं हो जाएगा। तो ये बन गया आपका न्यूटन के लिए काम। तो यहां पर रख के देखते हैं, mlt -2 ये आपका न्यूटन की जगह हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। सेकंड की जगह एक मल्टीप्लाई आपका t हो जाएगा, t की पावर 1 है ये पॉजिटिव में मतलब, और नीचे में है आपके l की पावर 2, डायमेंशनल फॉर्मूला बना रहे हैं, नीचे मीटर स्क्वायर था। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं जरा तरीके से, यहां से इसको कैंसिल आउट करोगे तो l तो नीचे रहेगा ही, फिर भी t ये -2 है और इधर t की पावर प्लस में 1 है, तो -2 और +1 क्या होता है भाई, माइनस का 1 ना होगा। तो फाइनली आपका बन चुका है ये ml। अब ये l जो नीचे था ऊपर आएगा तो ml -1 हो गया, और यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे t -2 और t +1, तो ये हो जाएगा -1। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला पूरे तरीके से, ये है भैया आप डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बन गया आपका ml -1 t -1, तो कौन सा है, ये वाला है। कौन सा बना, सी ऑप्शन है, वो सी डी में लिखने में गड़बड़ हो गई है, तो ये वाला ऑप्शन है। कुल मिला के ऑप्शन से घबराओ मत, ml -1 t -1 ये आपका कंप्लीटली ये करेक्ट आंसर है। यहीं पर कभी कभार आपसे, यहीं पर इसको इधर लिख रहा हूं, ये तुम्हारा आंसर हो गया। यहीं पर कभी कभार आपसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी के भी लिख रहा हूं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला पूछा डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है। तो फॉर्मूला इसका होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, फॉर्मूला तो ये होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसकी मतलब यूनिट होती है। तो मीटर स्क्वायर का मतलब l की पावर 2, सेकेंड स्क्वायर का मतलब t का पावर t हो जाएगा। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, l की पावर 2 t की पावर -1 l2 t -1। क्या दिक्कत है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा कि नहीं होगा, है? तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। तो अभी तो आपसे पूछा गया था डायनेमिक विस्कोसिटी, अभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिनॉल्ड नंबर, प्यारे विद्यार्थियों ये नंबर तो भाई कभी भी भूल के मत जाओ, उनको बार बार रट के जाओ। रिनॉल्ड नंबर, मैक नंबर, यूलर नंबर, है ना, वेबर नंबर, ये सब पढ़ के जाओ यार। तो अभी आपका बेसिक पूछा गया है यूलर नंबर, रिनॉल्ड नंबर, इसी के बारे में बता लेता हूं पहले। तो रिनॉल्ड नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये होता है आपका दो चीजों का फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू डिस्कस फोर्स, इन दोनों फोर्स का जो होता है ये रेशियो होता है। क्या होता है, दोनों फोर्स का प्यारे विद्यार्थियों रेशियो होता है। तो होप सो ये सारे जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सब आपको समझ आए हैं। नहीं भी समझ आए हैं तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है ना, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई ग्रुप में, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई हमारे ग्रुप में, ठीक है ना। और मेरे साथ पर्सनली भी जो है आप मेरे साथ बात कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है जी। और कुछ भी चीज़ पूछना हो तो आप यहाँ पर पूछ भी सकते हैं, और बेझिझक आप किसी भी चीज़ में घबराइएगा नहीं, पूछ सकते हैं। साथ ही साथ और भी सेशन आपके लिए लाते रहूँगा, टेंशन बिल्कुल ना रहे, इसी तरह के क्वेश्चन और भी लाते रहूँगा, ठीक है ना। एग्जाम से पहले जितना भी समय है आपके पास बहुत अच्छे से आपको कराने की कोशिश करूँगा तरीके से। और साथ ही साथ आपके साथ अगर आप सिविल इंजीनियरिंग विद्यार्थी हैं, वैसे तो मैंने इस सेशन सभी के लिए है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग आप विद्यार्थी हैं तो ठीक है, आप इस चैनल को हमारे साथ जुड़े। इस पर एक प्रॉपर तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ हमने एसएससी जेईई को फोकस किया, और उसी के साथ हिसाब से पूरा तरीके से क्लासेस चल रही हैं, अलग अलग टाइमिंग पर, अलग अलग टीचरों के द्वारा।
है ना। अलग अलग सेशन चलते हैं, एग्जाम अपडेट दिखाते हैं आपको रोज के रोज कौन कौन से एग्जाम चल रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में हमारे ज्वाइन करें, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई, आपको टोटली इन्फॉर्मेशन दियाता रहेगा। और जितनी भी क्लासेस होती हैं उन क्लास का साथ ही साथ पीडीएफ आपको फाइल रोज के रोज प्रोवाइड किया जा रहा है इस ग्रुप में। इसलिए तुरंत जो है इस मौके को ना गंवाएं, समय को ना गंवाएं, बिल्कुल ही जो है हमारी स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ और हमारी जो तरीका है उस तरीके के साथ जुड़ें। तुरंत के साथ सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है जी, ठीक है। चलिए तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं मैं, और साथ ही साथ आपको अग्रिम जो है आपका एग्जाम जो होगा जुलाई को 3 जुलाई को, तो उसकी बधाई भी देता हूं, ठीक है। और अभी आपका नेक्स्ट सेशन में भी आपको कराऊंगा और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिएगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू